तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स होते ही हैं, और पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता क्या है? इट ब्रेक्स लार्ज प्रोग्राम इनटू क्लासेस एंड मॉड्यूल। जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसको छोटे पार्ट्स में, जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, उसमें ब्रेक कर देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड फीचर्स लाइक क्लासेस। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। मेन फीचर्स यही है, और भी हैं इसके अलावा। सबसे पहले देखते हैं क्लासेस क्या होता है। ग्रुप ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये एक मॉड्यूल है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम कई सारे फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने फंक्शंस बनाए थे, मॉड्यूल के अंदर सेव किया था। मॉड्यूल का मतलब तो एक फाइल है, तो क्लास भी इसी तरह से हम बनाएंगे और उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, उनके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर डेटा होता है, फंक्शन के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो क्लास के अंदर हम उन सब चीजों को डिफाइन करेंगे, सिर्फ लिखेंगे। उनको एक्सेस करने के लिए क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट यूज होता है टू एक्सेस क्लास डेटा। क्लास डेटा के अंदर क्या होता है? वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। जो भी वेरिएबल्स और फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर हैं उनको अगर हमें एक्सेस करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगला फीचर आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना। टू इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर। एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में एक्सेस करना है तो वो इनहेरिटेंस होता है। अगर हमने एक क्लास डिफाइन कर दी, अब उसके फीचर्स जो हमने उसमें लिखे हैं वही चीज हमें दूसरे क्लास में भी चाहिए या उसको एक्सेस करना है, तो हम उसको इनहेरिटेंस से कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे, अगर हम स्कूल का एग्जांपल या कोई एक कॉलेज का एग्जांपल है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसकी कुछ डिटेल्स स्टोर होंगी, पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से डिटेल्स स्टोर होंगी। अब वो डिटेल, और वो डिटेल कहाँ जाएंगी? उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगी। जैसे टीचर है, टीचर क्या करेगी? उसकी मार्क्स की रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी, उसके मार्क्स कितने आए हैं तो वो रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। अटेंडेंस को मेंटेन कर रही है टीचर, तो जो मार्क्स का, अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो गया वो अलग है, जो पर्सनल डिटेल थी वो अलग है। फीस का डिपार्टमेंट अलग हो गया, उसका कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसका अलग डिपार्टमेंट हो गया। ये तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन जो एडमिशन वाला डेटा था वो सबको यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट रिपीट नहीं करेगा, उसी को रीयूज कर लेगा, तो उसको क्या कहेंगे? हम इनहेरिट कहेंगे। तो ये फायदा है इनहेरिटेंस का कि हमें वो कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हम एक चीज को, एक जो कोड हमने लिख दिया उसको रीयूज कर सकते हैं। तो मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी। अगला फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है कई सारी चीजें, मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। कई सारे अलग अलग एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं हम एक ही डेटा से। जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, तो फंक्शन ओवरलोडिंग वो पॉलीमॉर्फिज्म में ही आता है। इसका मतलब क्या है? एक ही नाम से अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं जो कि कुछ अलग अलग एक्शंस कर रहे हैं। जैसे कि हमने सम का फंक्शन बनाया, वही सम फंक्शन 2 नंबर्स को भी ऐड कर रहा है, 3 नंबर्स को भी कर रहा है, 4 नंबर्स को भी कर रहा है। मतलब फंक्शन एक नाम से ही है, लेकिन वो काम यानी कि एक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। उसी चीज को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये हम ये सब चीजें डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनके प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। एक कंसेप्ट और आता है डेटा हाइडिंग का। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही कंसेप्ट है। डेटा हाइडिंग का मतलब होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना, जिससे कि अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, उसको हम डेटा हाइडिंग करते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है और फीचर भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया, डिपार्टमेंट है एक और स्कूल है एक, तो उसमें स्टूडेंट का डेटा बहुत सारा स्टोर होगा, अलग अलग डेटा स्टोर होगा, लेकिन हमें उसका सिर्फ रिपोर्ट कार्ड देखनी है, मार्क्स से एकेडमिक रिकॉर्ड देखना है।
तो उसके लिए हम सिर्फ वही डेटा देखेंगे जो उसके रिलीवेंट है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइडिंग ही है, ये भी हाइडिंग अनवांटेड डेटा। अनवांटेड डेटा को हाइड करके रखेगा ये। जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है केवल वही दिखाना, जैसे एकेडमिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वही शो करेगा, बाकी इंफॉर्मेशन वो शो नहीं करता। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथन में है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जितनी भी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को फॉलो करती हैं उनके अंदर ये सारे फीचर्स होते ही होते हैं। तो हम इसको बोलते हैं शॉर्ट में, और इसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो है ही है, लेकिन एस का मतलब यहाँ पे सिस्टम है, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। हर चीज को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। हर ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं तो टेबल अगर है, कोई चेयर है, ये सब भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय, टीचर, ये सब ऑब्जेक्ट है। पर्सन, एम्प्लॉय, सब ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट के क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि उसकी विशेषताएं होंगी। जैसे कि अगर एक टेबल है तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसका कलर होगा, उसकी लेंथ होगी, हाइट होगी, उसके अंदर अलग फंक्शनैलिटी होगी, तो वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। एक पर्सन है तो पर्सन क्या पढ़ाई कर रहा है, या फिर उसके डिटेल्स हो गई कि कहाँ रह रहा है, तो वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती है, और उसको स्टोर करने के लिए, एट्रीब्यूट्स को स्टोर करने के लिए हम क्या बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाते हैं। और उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो वो क्लास के थ्रू होगा। ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एक्सेस क्लास डेटा। तो क्लास के अंदर हम उसके फीचर्स को डिफाइन करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस करेंगे। क्लास एग्जांपल। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे क्लास, और फिर क्लास का नाम होगा। और लेकिन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं नेम कन्वेंशन, नेम कन्वेंशन मतलब हर चीज को नाम देने का तरीका वो क्या है कि हमें क्लास का नाम कैपिटल से देना चाहिए। फिर पाइथन में कॉलन यूज होता है ग्रुप बनाने के लिए, कि इसके अंदर हमें क्या चाहिए फंक्शनैलिटी, उसको हम कॉलन से डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स और फंक्शंस। कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो फंक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ यूज होता है। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल मैसेज बना दिया और इसके अंदर स्टेटमेंट लिख दी, मैसेज फंक्शन इनसाइड क्लास। तो यहाँ पे हमने सिंपल यही किया है कि एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर स्टेटमेंट लिख दी, लेकिन इस फंक्शन को हमने क्लास के अंदर बना दिया। अब जिस तरह से एक फंक्शन हमने बनाया है उसी तरह से हम कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं। बस एक डिफरेंस और है कि जो ये ब्रैकेट होता है इसके अंदर हमें सेल्फ लिखना होता है। सेल्फ का काम क्या है वो हम देखेंगे, या चलो पहले बिना सेल्फ के करके देखते हैं, फिर बाद में लिख देंगे अगर एरर आया तो अब हमें इसको यूज करना है, यानी कि मैसेज को कॉल करना है। तो मैसेज को कॉल करने के लिए हमने फंक्शन में पढ़ा था कि ऐसे ही हम लिख देंगे, यानी कि ये क्या हुआ, फंक्शन कॉल हो गया। चेक करते हैं, इसको सेव किया और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है और ये कह रहा है नेम मैसेज इज नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है कि जो मैसेज है वो कहाँ है मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता है इसको, क्योंकि ये जो मैसेज है ये इस क्लास के अंदर है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट इज यूज टू कॉल क्लास डेटा। क्लास के डेटा को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम, ओबीजे इक्वल्स टू क्लास का नाम। बस ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें इस ऑब्जेक्ट से ही इस फंक्शन को कॉल करना है। तो obj डॉट मैसेज। तो अब एरर कुछ अलग आ रहा है, इस बार आ रहा है टाइप एरर। तो टाइप एरर ये कॉलिंग में एरर दिखा रहा है कि ऐसे कॉल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वाज गिवन। यहाँ पे कह रहा है कि आपने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, जबकि आपको यहाँ पर आपने एक दिया है। मतलब हमने तो यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी नहीं लिखा, लेकिन वो जो डिफॉल्ट था वो वेरिएबल यहाँ पे होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा था। तो अब इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे रन हो चुका है सेल्फ की वजह से, और यहाँ पे लिखा गया मैसेज फंक्शन इनसाइड क्लास, जो भी हमने यहाँ पे मैसेज लिखा था। अब हमें यह देखना है कि सेल्फ क्या कीवर्ड है। तो हमने इसको रन किया तब भी यह चल गया। तो सेल्फ कीवर्ड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम सेल्फ ही लिखते हैं,
जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये कोई हमने पास नहीं किया है, ये एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, मतलब हमें देना ही देना होगा। इसका पर्पस क्या है वो हम आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन बेनिफिट यही है टू हैंडल लार्ज प्रोग्राम्स। बड़े प्रोग्राम्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से। कैसे होते हैं वो लार्ज प्रोग्राम इजीली हैंडल? मॉड्यूलरिटी से। मॉड्यूलरिटी मतलब बड़े प्रोग्राम्स छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं और हम बड़े प्रोग्राम को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो क्लास की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जिस तरह से हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं, कौन से लिस्ट, टपल्स, इसी तरह से क्लास भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है। इसको हम अपनी मर्जी से डिक्लेयर करेंगे, इसके अंदर क्या आएगा वो यूजर अपने अकॉर्डिंगली बनाएगा। इन विच वी कैन ग्रुप डिफरेंट मेथड्स एंड वेरिएबल्स। यहाँ पे मैंने फंक्शंस लिखा था, लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर वो फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन है तो उसको फंक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे? मेथड बोलेंगे। तो एक क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स आ सकते हैं और वेरिएबल्स आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट आर रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट को हम रन टाइम एंटिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो क्लास हमने बनाई है वो मेमोरी साइज कब लेगी? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर हमने इस क्लास का, जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो वो मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा क्लास को। ऑब्जेक्ट का काम मेमोरी एलोकेट करना भी है क्लास को। तो वही चीज लिखी है, ऑब्जेक्ट को हम रन टाइम एंटिटी बोलते हैं और ये क्लास को मेमोरी एलोकेट करवाता है, विच इज यूज टू एक्सेस। और ये एक्सेस करने के लिए भी यूज होता है क्लास के डेटा को। तो यहाँ पे हमने वही लिख रखा है, एक मैसेज लिखा हुआ है और उसको कॉल किया हुआ है। यहाँ पे एक तरीका और दिखा रखा है कॉलिंग करने का। सेम वही एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम टू लिख देते हैं। ये वाला जो हमने देखा था कि पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और फिर हमने फंक्शन को कॉल किया था, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। कैसे? क्लास के नाम से। क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ। डेमो डॉट क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट तो आपको भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के बिना उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी क्लास को। तो इसको क्लास को ऑब्जेक्ट के बिना मेमोरी लोकेट नहीं हो पा रही, तो हम इसका ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो obj इक्वल्स टू डेमो, इससे हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। ब्रैकेट्स भी आएंगे डेमो के बाद, क्लास है। और यहाँ पर हम जो obj लिख रहे हैं, यहाँ पर हमें अब वो ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो ये भी एक कॉलिंग का तरीका ही है, इस तरह से भी हम कॉल कर सकते हैं। मतलब या तो आप ऑब्जेक्ट डॉट लिख के मैसेज को कॉल करो या क्लास के नाम से और ऑब्जेक्ट पास कर दो। ऑब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस तरह से भी ये चल चुका है। तो यहाँ पे हमने दो सिंटैक्स देखे कॉलिंग करने के। अगला हम प्रोग्राम कर रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग क्लास। अगर हमें सम ऑफ टू नंबर्स करने हैं क्लास के थ्रू, मतलब क्लास का काम क्या है? क्लास के अंदर फंक्शन ही बनाएंगे। अब फंक्शन का काम क्या होता है? कोई एक्शन परफॉर्म करना। अब वो एक्शन क्या है? चाहे वो सम का हो या कोई बड़ी कैलकुलेशन का हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, लोन कैलकुलेट, कुछ भी एक्शन जो हमें परफॉर्म करना है वो फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे और उसके अंदर हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम सिंपल कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो क्लास बनाई मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के नाम से एक क्लास बनाई और इसके अंदर मैंने फंक्शन डिफाइन करा, फंक्शन सम। सम कीवर्ड भी है, तो ऐसा करता हूँ मैं, ऐड लिख देता हूँ। तो हमने पहले देखा था कि यहाँ पे सेल्फ तो लिखना ही लिखना है। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा? दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, मतलब जिन नंबर्स का एडिशन करना है। तो यहाँ पे मैंने ए और बी लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हमने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, दो नंबर्स का एडिशन हो गया और उस एडिशन को प्रिंट करवा देते हैं। सम इक्वल्स टू, फंक्शन हमारा बन चुका है, क्लास भी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है? उसको कॉल करना है। तो कॉल करने का तरीका जो ज्यादातर यूज होता है वो ऑब्जेक्ट बना के ही होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, ओबीजे लिखो या कोई भी नाम, इक्वल्स टू क्लास का नाम। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम ऑब्जेक्ट डॉट ऐड लिखेंगे और दो वैल्यू पास करनी होगी। ये ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। सेल्फ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ये ही जाता है सेल्फ के अंदर। तो ये तो हमने पास कर दिया है वैल्यू सेल्फ की, हमें बस नीचे से पास करनी है दो वैल्यूज, ए के लिए और बी के लिए। और ये दोनों वैल्यू चली गई होंगी इसके अंदर।
और ये सी में सम करके प्रिंट कर देगा, और कुछ हमें करना नहीं है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ऑब्जेक्ट डॉट ऐड अर्थमेटिक में हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ब्रैकेट्स लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगाए तो ये हमारा चल चुका है प्रोग्राम, 10 और 20 के अंदर आ चुका है, और सी में उसने सम कर दिया। इसी तरह से हमने फंक्शन में रिटर्न भी देखा था। अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना, इसको हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न लिख दो, रिटर्न सी। रिटर्न सी की जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए और बी को सीधा यहीं पे लिख दें, एक ही लाइन में हमारा शॉर्ट हो गया प्रोग्राम। और ये रिटर्न किसको करेगा, जहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल करा है उसके लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल पे कॉल करता है। तो ये कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अब, प्रिंट सम इक्वल्स टू। क्लास के अंदर हम नॉर्मली लॉजिक लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं। प्रिंटिंग का काम और इनपुट का काम वो सब क्लास के बाहर का है। ए और बी हमने यहाँ पे लिखा है, इनकी जगह हम वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो वेरिएबल अगर तुम्हें यूजर से इनपुट करवाना है कुछ वैल्यू, n इक्वल्स टू इंट, सेम वही तरीका जो हम इनपुट के लिए यूज करते हैं, एंटर नंबर, और इसी को डुप्लीकेट m के अंदर दूसरा नंबर, और यहाँ पे जो हमने लिखा है ये आ जाएंगे वेरिएबल्स। तो यूजर इनपुट करेगा दो नंबर्स, और यहाँ से हमने पास करा n की वैल्यू a में, कोई फर्क नहीं है सेम वेरिएबल हो या डिफरेंट हो। तो सम पूरा हो चुका है, यहाँ पे पूछ रहा है वो एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और सम आ चुका है। तो इस तरह से हम इनपुट करवा के कोई लॉजिक लिख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो तुम इसमें ट्राई करके देखना, इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड ग्रेटर। तो इसमें तुम इफ कंडीशन का यूज करके ग्रेटर पता लगाना। एक और कर लेना, फाइंड फैक्टोरियल। ये सारे प्रोग्राम्स कैसे हैं, क्लास के हैं। तो तुम्हें क्लास बनानी है और उनके अंदर ये दोनों एक्शन परफॉर्म करके देखना। मतलब जो भी हमने पहले वाले प्रोग्राम्स करे हैं वो तुम क्लास के थ्रू कर सकते हो। क्लास के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोग्राम बनेगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स भी बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे अर्थमेटिक के नाम से क्लास तो बना दी, और यहाँ पे हमने ऐड किया है। इसी तरह से यहाँ पे एक और मेथड बन सकता है जो कि सब्ट्रैक्ट कर रहा है। सब्ट्रैक्ट ए और बी, और रिटर्न कर दिया हमने a माइनस बी। कितने भी फंक्शंस बनाओ, और अगर इसको भी कॉल करना है तो एक ही ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर सकते हैं। उन्हीं दो नंबर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। तो ओबीजे हमारा बन चुका है, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सब्ट्रैक्ट, और उन दोनों वैल्यूज को हमने पास कर दिया, और किस वेरिएबल में, सी में ही करवा दिया मैंने स्टोर। नया भी हो सकता है वेरिएबल, या हम सी को रीयूज भी कर सकते हैं। पूरा प्रोग्राम हो चुका है, सी को हमने प्रिंट भी करवा दिया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और यहाँ पे सम आ चुका है और सब्ट्रैक्शन आ चुका है, 12 माइनस 5 7। तो एक प्रोग्राम में, एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टेक्निकल पे ना जाएं, नॉर्मल अगर हम डिक्शनरी में देखें कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है बनाना। किसी भी चीज को बनाना है तो हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट दिस, इसको बनाओ, इसको बनाओ, चाहे वो कंप्यूटर पे हो या कंप्यूटर के अलावा कुछ और हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रन टाइम एंटिटी, और इससे हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। तो रन टाइम एंटिटी का मतलब होता है मेमोरी एलोकेट भी करवाता है ये। तो ऑब्जेक्ट जब मेमोरी एलोकेट करता है तो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर करता है। जो हमने क्लास के अंदर फंक्शन बनाए थे उसके अंदर जो सेल्फ लिखा था, सेल्फ का मतलब भी कंस्ट्रक्टर के लिए ही है। ऑब्जेक्ट नीचे से जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया था वो सेल्फ में जाएगा, और वो कंस्ट्रक्टर ही है। तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है मेमोरी एलोकेट करवाना। टू एलोकेट मेमोरी, किसको एलोकेट करवाएगा, क्लास के जो भी डेटा है, मेंबर्स हैं उनको। और एक काम और होता है इनिशियलाइज करवाना, इनिशियलाइज डेटा ऑफ क्लास। क्लास के अंदर जो भी डेटा है उनको इनिशियलाइज करवाता है। इनिशियलाइज का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू। जैसे हम कई बार लिखते हैं, कुछ भी हमें कैलकुलेशन करना है, जैसे फैक्टोरियल लिखते हैं, f इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं ऊपर, तो उस केस में हमने क्या करा, उसको इनिशियलाइज करा है, मतलब एक स्टार्टिंग वैल्यू दी है। तो कंस्ट्रक्टर का काम यही होता है, डेटा को इनिशियलाइज भी करवाता है। तो बना के देखते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा। कंस्ट्रक्टर एग्जांपल। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, एक क्लास का नाम मैंने लिख दिया डेमो, और यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए
डेफ से ही डिफाइन करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम अपनी मर्जी से हम नहीं दे सकते। ये एक इनबिल्ट नाम होता है और ये नाम होता है इनिट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम इनिशियलाइज करना ही है, तो इसका नाम इनिट ही होता है। और यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा हुआ है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा हुआ है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर का मतलब है कि ये नाम मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया हुआ, ये प्री डिफाइंड नाम है। जितनी भी चीजें पाइथन में हम देखेंगे इस तरह से लिखी हुई है, 2 अंडरस्कोर स्टार्टिंग में, 2 अंडरस्कोर एंड में। इसका मतलब होता है कि ये एक रिजर्व वर्ड है, ये नाम पाइथन ने दे रखा है, प्री डिफाइंड नाम है, तो ये कंस्ट्रक्टर के लिए यूज होता है। अब कंस्ट्रक्टर के आगे भी ब्रैकेट्स ही आते हैं, ये भी एक तरह से फंक्शन की तरह ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम कई बार क्वेश्चन भी राइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। सिमिलैरिटीज भी हैं और डिसिमिलैरिटीज भी हैं। तो डिसिमिलैरिटीज हम देखेंगे कि क्या है। सिमिलैरिटी हमने देखी कि डिफाइन से ही जिस तरह से फंक्शन डिफाइन होता है उसी तरह से कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। जैसे हमने ऊपर फंक्शन बनाया था तो उसमें सेल्फ पास किया था, इसमें भी सेल्फ पास कर सकते हैं। सिंपल सा कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो बस मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, हमें ये पता चल जाए कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड मैंने एक मैसेज लिखा। अब इसको कॉल कैसे कर रहे थे हम, जो हमने फर्स्ट वाला प्रोग्राम बनाया था डेमो वाला, इसके अंदर हमने ये मैसेज बनाया था, फिर ऑब्जेक्ट बनाया था और फिर उसको कॉल किया था। इसी को मैं कॉपी करता हूँ इन दोनों स्टेटमेंट्स को और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेमो, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, ये हमने मेथड को कॉल किया था, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, हमने अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं दिया, ये एक प्री डिफाइंड नाम है। तो कंस्ट्रक्टर का एक रूल ये भी है कि इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसा ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो वो लाइन मैंने हटा दी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ये क्या कर देगा, ये कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा। चेक करते हैं, तो रन किया, सीधा सा मैसेज लिखा गया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूंगा तो क्या, तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, यानी कि इसी लाइन की वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सेल्फ लगाना यहाँ पे भी जरूरी है, जैसे हमने पहले देखा था, नहीं लगाएंगे तो वही सेम एरर आ रहा है जो फंक्शन में। कंस्ट्रक्टर एक ही होता है एक क्लास के अंदर, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स नहीं हो सकते। एक बार डिफाइन करके देख लेते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। अगर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया, जैसे हमने फंक्शंस 2 बनाए थे, सम के, सबट्रैक्ट के, तो अब मैंने 2 कंस्ट्रक्टर बना दिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 1 और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 2। तो क्या होगा, एक रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एरर तो नहीं दिया इसने, लेकिन 2 वाले को कॉल कर दिया है, यानी कि 2 कंस्ट्रक्टर ये बना रहा है। ऐसा करते हैं कि इसके अंदर अब आर्ग्यूमेंट भी बदल देते हैं। यहाँ पे हमने ए लिख दिया, एक आर्ग्यूमेंट पैरामीटर दे दिया, इसके अंदर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हमने, ये डिफॉल्ट वाला ही है। तो जैसे मैंने रन करा तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम एरर आ रही है और ये कह रहा है कि इसको एरर दे रहा है, मतलब ये दूसरे वाले को ही कॉल कर रहा है, पहले वाले को कॉल नहीं कर रहा है। चलो एक वैल्यू दे देते हैं इसको। तो एक वाले को कॉल किया मैंने, तो ये दूसरे वाले को ही कॉल कर रहा है और इसको यहाँ पे आ गया, यानी कि इसने इस वाले कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड ही कर रहा है। ओवरराइड का मतलब होता है इसको उसने हाइड कर दिया और यही रन हो रहा है, मतलब जो बाद में लिख रहे हैं वही रन हो रहा है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो एक प्रोग्राम में एक ही हो सकता है, लेकिन फंक्शंस हम मल्टीपल बना सकते हैं। तो ये एक और डिफरेंस था कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज भी हो सकता है। तो अब हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर का, वो सेम सम वाला ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की हेल्प से सेम हमें सम करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो काम फंक्शन कर रहा है वो कंस्ट्रक्टर नहीं कर सकता। जो लॉजिक हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था वो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि इसको पैरामीटराइज बनाना है पास करने के लिए वैल्यू, तो ए और बी मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, एक डिफरेंस और है फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। चेक करके देखते हैं कि क्या ये रिटर्न कर सकता है वैल्यू या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और रिटर्न कर दिया सी को। और इसको कॉल कैसे करेंगे, ये तो अपने आप ही कॉल हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा। तो हमें 2 वैल्यू पास करनी होगी ए और बी की, तो 1 और 2। रन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इनिट शुड
रिटर्न नन, नॉट इंट। ये कह रहा है कि ये इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो कि गलत है। रिटर्न नन कर सकता है ये। एक बार नन लिख के देख लेते हैं। नन अगर हम लिखते हैं तो चल रहा है, तो चल रहा है, लेकिन उसका फिर फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करी है वो कहीं पे पास नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना होगा, यहीं पे प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट सम इक्वल्स टू सी। तो सम को हमने प्रिंट करवाया, रन कर रहे हैं तो सम प्रिंट हो रहा है, यानी कि वो एक्शन कर रहा है परफॉर्म। जो भी हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो तो कर सकते हैं हम, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिफरेंस है फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम नॉर्मली कैलकुलेशन नहीं करते, रेयरली करते हैं। तो क्या पर्पस क्या है कंस्ट्रक्टर का, इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, यानी कि एक स्टार्टिंग वैल्यू देने के लिए यूज होता है। एक और एग्जांपल कंस्ट्रक्टर का, इनपुट नेम कॉमा एज एंड डिस्प्ले इट। उसी को डिस्प्ले करवा रहे हैं, लेकिन यूजिंग कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर भी रहेगा इसके अंदर और फंक्शन भी रहेगा। तो एक क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट के नाम से, और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉलन, और यहाँ पर हमें, चलो इसको कॉल करते हैं पहले। तो इसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, obj इक्वल्स टू स्टूडेंट, और ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमें नाम और एज भी इनपुट करवानी है, तो वो यहाँ पे इनपुट करवा लो। इनपुट एंटर नेम, और एज को भी इनपुट करवा लेते हैं। एज इक्वल्स टू एंटर एज। यहाँ पे हमने दोनों चीजें ले ली, एज हमारी न्यूमेरिक होगी, तो यहाँ पे हमने इंट में कन्वर्ट करवा लिया। अब हमें क्या करना है, इनको पास करनी है वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेम और एज। कहाँ जाएंगी ये वैल्यू पास होके, कंस्ट्रक्टर के पास जाएंगी। तो कंस्ट्रक्टर उसको रिसीव करेगा, नेम की वैल्यू n में जाएगी, एज की वैल्यू a में जाएगी। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है, लेकिन कहां पर, फंक्शन में। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले के नाम से, और इसके अंदर प्रिंट करवाते हैं नेम को और एज को। नेम के अंदर जो वैल्यू हम डिस्प्ले करवाएंगे वो हमने नीचे से पास करी है, नेम और एज की वैल्यू। ये वैल्यू जाएगी इनिट के अंदर, और इनिट के अंदर हमें उसको स्टोर करनी होगी वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे मैं s ले लेता हूँ नेम के लिए, और एज के लिए मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया p। इनकी वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, वो हम इनिट में करेंगे। तो इनिट में s इक्वल्स टू n, इससे क्या हुआ, एक नया वेरिएबल s, और इसके अंदर हमने नेम यानी कि n की वैल्यू स्टोर कर दी। इसी तरह से नया वेरिएबल p, जिसके अंदर हमने a की वैल्यू स्टोर करी है। जो वेरिएबल हमने s डिक्लेयर करा है इनिट के अंदर, वो डिस्प्ले में उसको यूज करना है। तो उसका स्कोप पूरी क्लास में एक्सेसिबल हो, उसके लिए क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एंटर नेम a, एंटर एज में मैंने लिखा 1। आउटपुट कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल करवा लेते हैं, obj.display। अब रन करते हैं a1, और यहाँ पे एक एरर आ रहा है, टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन। डिस्प्ले में मैंने सेल्फ नहीं लिखा, सेल्फ लिख देते हैं। दोबारा से रन करते हैं a1, और इस बार जो एरर आ रहा है, नेम s इज नॉट डिफाइंड। कौन सी लाइन में है, डिस्प्ले के अंदर जो s है, यहां पर ऊपर वाले s को डिफाइन वो नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है जो वेरिएबल हम इनिट में लिखेंगे वो दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं हो पा रहा, लेकिन हमें ऐसा वेरिएबल बनाना है जो कि पूरी क्लास में एक्सेसिबल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे क्लास वेरिएबल बनाएंगे। क्लास वेरिएबल के लिए हम लिखेंगे सेल्फ डॉट एस सेल्फ डॉट पी। अब ये पूरा क्लास का वेरिएबल बन चुका है और हर जगह एक्सेस हो पाएगा। नीचे भी इसको एक्सेस हो जाएगा, लेकिन वहां पे भी हमें सेल्फ लिखना होगा, सेल्फ डॉट एस, और इसी तरह से सेल्फ डॉट पी। रन करते हैं प्रोग्राम को a1, और इस बार हमारा नाम डिस्प्ले हो गया है, वही नाम जो हमने इनपुट करा है। तो इस तरह से हम सेल्फ का यूज करके क्लास वेरिएबल बना सकते हैं, जो कि पूरी क्लास में हर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। अब ऐसा करते हैं, इसी प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं, और जिस तरह से हमने एक स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड पुट करवाया है, उसी तरह से हमें एक और स्टूडेंट का डेटा इनपुट करवाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंटर नेम फॉर
फर्स्ट स्टूडेंट, उसी तरह से एज में भी एंटर एज फॉर फर्स्ट स्टूडेंट। इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। एंटर नेम फॉर सेकंड स्टूडेंट, एंटर एज फॉर सेकंड स्टूडेंट। वेरिएबल हम सेम ले लेते हैं, सेम यूज कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये डिफरेंट होगा। एक स्कोप में एक ऑब्जेक्ट हम रीडिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया obj2 और उसी को डिस्प्ले में भी यूज कर लिया। रन करते हैं प्रोग्राम को। A1 और फिर अब ये दूसरे स्टूडेंट के लिए पूछ रहा है। A वाला फर्स्ट रिकॉर्ड इनपुट हो चुका और फिर आउटपुट भी आ चुका है, B और 2, और वही डेटा हमारा डिस्प्ले हो गया। क्लास एक ही है, क्लास में हमने कोई चेंजेस नहीं करा, सिर्फ ऑब्जेक्ट हमने इस बार 2 बनाए हैं। क्लास एक ही रहती है फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, यही क्लास का एडवांटेज है। जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे क्लास को हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। इसका एक क्वेश्चन ट्राई करके देखना। इनपुट 10 स्टूडेंट नेम एज एंड डिस्प्लेड। 10 स्टूडेंट का आपने डेटा इनपुट करवाना है और उसी को डिस्प्ले करना। तो वो 10 रिकॉर्ड कैसे इनपुट करवाओगे वो आप ट्राई करना। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स लिए थे, जरूरी नहीं है कि ये वेरिएबल्स डिफरेंट होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिखा था इसको मैं नेम और एज ही लिख देता हूँ, सेम वही वेरिएबल जो नीचे हमने कॉल करा है। तो ये जो नेम की वैल्यू है ये नेम में जाएगी, और यहाँ पर भी मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम लिख सकता हूँ, वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा। नेम क्या है जो हमने आर्ग्यूमेंट में यूज किया है, और सेल्फ डॉट नेम क्या है जो क्लास का वेरिएबल है। जब डिस्प्ले करवा रहे हैं तब भी सेल्फ डॉट नेम, और एज में भी सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज और सेल्फ डॉट एज को डिस्प्ले। रन करके देखते हैं तो सेम ही हमारा आउटपुट आ रहा है, कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा। अगर हम सेम वेरिएबल लेंगे तब भी, डिफरेंट वेरिएबल लेंगे तब भी। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।